हेलो स्टूडेंट, जीएस चैम से मैं निशा आप लोगों का स्वागत करती हूं। और आज मैं आप लोगों को जो भारतीय नदियां हैं उनका अपवाह तंत्र और अपवाह प्रतिरूप से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले हम लोग एक बार ये देख लेते हैं कि अपवाह तंत्र और प्रतिरूप क्या होता है। तंत्र मतलब जाल, तो जो नदियों का जाल है यानी जो सहायक और उनकी उप सहायक नदियां हैं और वो ऊपर से कैसे दिखती हैं वो उसका प्रतिरूप कहलाएगा। क्लियर हो गया? तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में इस चैप्टर से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए दक्षिण भारत के मानचित्र में, ये दक्षिण भारत का मानचित्र है, उसमें 1, 2, 3 और 4 द्वारा प्रदर्शित नदियों में से कौन सी एक्सुरी बनाती है। तो यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन सी एक्सुरी बनाएगी, उस नदी का नाम आप लोगों को बताना है। तो आपका पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो इधर जितनी भी बंगाल की खाड़ी में नदियां गिरती हैं वो क्या बनाती हैं, डेल्टा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और जितनी अरब सागर में गिरेंगी वो बनाती हैं आपकी एक्सचुअरी। ठीक है, तो अगर हम देखें तो कौन सी नदी जा रही है इधर, आपकी ये वाली नदी। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यहां पे राइट होगा। क्लियर हो रहा है, ऑप्शन ए राइट होगा, क्योंकि नर्मदा, ताप्ती और माही नदियां आपकी एक्सुरी बनाती हैं, बाकी जो नदियां हैं इधर वाली वो डेल्टा बनाती हैं। डेल्टा क्या होता है कि अपने साथ नदियां जो गाद और मिट्टी इकट्ठा कर देती हैं, तो क्या होता है कि वो कई भागों में बढ़ जाती हैं, कई वितरिकाओं में, तो कुछ इस तरह का शेप नजर आता है, तो ये कहलाता है डेल्टा। समुद्र में मिलने से पहले जब नदियां कई भागों में बढ़ जाएं, क्योंकि वो फ्लो धीमा हो जाता है, पहाड़ी क्षेत्र से आ रही हैं, मैदान में प्रवेश करेंगी तो क्या होगा, ढलान कम होगी, ढलान कम होगी, साथ में गाद और मिट्टी ज्यादा होती है, इस कारण क्या होगा कि वो कई भागों में बढ़ जाती हैं, वो कहलाता है डेल्टा। एक्सुअरी क्या होता है कि जब समुद्र में मिलने से पहले ये कुछ वितरिकाओं में ना बटे बल्कि डायरेक्ट ऐसे मिल जाए। क्लियर हो गया? तो याद कर लीजिए, माही, नर्मदा, ताप्ती ये बना रही है एक्सुअरी, और बाकी इधर वाली यानी पश्चिम साइड वाली जो नदियां हैं वो भी एक्सुअरी बनाएंगी, और जितनी पूर्व साइड की में गिरने वाली नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी वो बनाएंगी डेल्टा। तो इसका राइट आंसर होगा पहला, ए। फिर सेकंड, निम्नलिखित में से जो नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है वह है। सिंधु नदी की जो सहायक नदी नहीं है वो बताना है। श्योक ऑप्शन में है, कोसी है, झेलम है, चिनाब है। क्लियर हो रहा है? अब कोसी, ये देखिए, कोसी नदी किसकी सहायक है, कोसी नदी तो गंगा की सहायक है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो श्योक, ये देखिए सिंधु नदी चेमायुंगडुंग से निकल करके यहां पाकिस्तान में प्रवेश करेगी, और झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज सारी नदियां यहाँ पे अपना जल मिलाएंगी। ठीक है, तो ये सहायक हो गई, साथ में श्योक सहायक हो गई। ठीक, तो श्योक सहायक है, झेलम सहायक है, चिनाब सहायक है, तो सहायक कौन सी नहीं है, कोसी नदी। तो राइट क्या होगा, कोसी नदी, क्योंकि कोसी जो है वो गंगा की सहायक है। अब क्या इस तरह के क्वेश्चन को रटना है? नहीं, आपको क्या याद करना है कि कौन सी सहायक है सिंधु की, तो जो नहीं है तो नहीं की तो कोई सीमा ही नहीं है ना, कहीं से कुछ भी दे सकते हैं वो, तो जो है वो याद कर लीजिए, तो जो नहीं है वो अपने आप आपका तैयार हो जाएगा। यानी क्वेश्चन को आंख बंद करके आपको रटना नहीं है, समझना है। क्लियर हो रहा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा कोसी। फिर नेक्स्ट, कपिली जिसकी सहायक नदी है वह है, कपिली जिसकी सहायक नदी है वो पूछा है,
ब्रह्मपुत्र की, गंडक की, कोसी की कि गंगा की? तो कपिली, ये देखिए आपकी यहां से आ रही है ब्रह्मपुत्र नदी, फिर कपिली नदी इधर से मिल रही है ब्रह्मपुत्र में। ये देखिए गुवाहाटी से पहले, ठीक। तो कपिली किसकी सहायक है? ब्रह्मपुत्र नदी की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको एज इट इज याद कर लीजिएगा कि कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। ये देखिए माजुली द्वीप, पासीघाट के पास दिहांग मिल रही है, दिबांग मिल रही है, लोहित मिल रही है, बूढ़ी दिबांग मिल रही है, ठीक है। ये देखिए दिहांग, दिहांग हो गई, दिबांग हो गई, लोहित हो गई, बूढ़ी गंडक हो गई, ठीक है। लोहित में बूढ़ी गंडक मिल रही है। बूढ़ी गंडक, लोहित, दिबांग, दिहांग, फिर यहां पासीघाट, फिर ये है माजुली द्वीप, फिर आगे बढ़ेगी जब नदी तो सुबनसिरी इसकी सहायक नदी होगी। किधर की? तो जब हम ऐसे आ रही है ब्रह्मपुत्र नदी तो दाहिनी सहायक, ठीक है। तो दाहिनी सहायक में कौन कौन सी हो गई? दिहांग हो गई, सुबनसिरी हो गई, रंगा नदी हो गई, रंगा याद रखिएगा, जिया भरेली हो गई, तेजपुर के पास आ रही है, फिर पूर्वामारी हो गई, मानस हो गई, तिपकई, संकोश ये धुबरी के पास आएगी, फिर तीस्ता नदी, फिर गंगा नदी। ये सब कौन सी सहायक है? दाहिनी सहायक है। किसकी? ब्रह्मपुत्र की। तो सीक्वेंस भी याद कर लीजिएगा, कौन कौन सी नदी है वो भी याद कर लीजिएगा। फिर इधर से कौन मिल रही है? बाईं तरफ से दिबांग मिल रही है, लोहित, बूढ़ी दिहांग, फिर धनश्री, धनश्री के बाद कपिली, फिर बराक नदी, और इधर सुरमा, फिर मेघना। फिर मेघना के नाम से ही गंगा और जमुना दोनों नदियां अपना डेल्टा बनाएंगी, सुंदरवन का डेल्टा। ये देखिए जमुना, ब्रह्मपुत्र नदी जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करेगी क्या कहलाएगी? जमुना कहलाएगी। गंगा जब बांग्लादेश में प्रवेश करेगी तो पद्मा कहलाएगी। फिर दोनों पद्मा के नाम से कुछ दूर आगे बढ़ेंगी, फिर मेघना के नाम से, पद्मा जो है वो मेघना के नाम से चांदपुर में मिलेगी, मेघना और पद्मा। तो इसके बाद ये डेल्टा बनाएंगी, यानी समुद्र में अपना जल छोड़ देंगी। किस नाम से? मेघना के नाम से। तो ये पूरी स्टोरी किसकी है? ब्रह्मपुत्र नदी की। बस इसको याद कर लीजिएगा, और इसी से ही सारे तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पूछेंगे कहाँ से? यही तो पूछेंगे। बाकी एक दो सहायक अगर करंट में आई है तो पूछेंगे, अदरवाइज इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं आने वाले। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? कपिली जिसकी सहायक नदी है वो कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी ही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। फिर रुद्रप्रयाग निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो किसकी बात हो रही है? रुद्रप्रयाग की। ऑप्शन में है अलकनंदा भागीरथी, अलकनंदा मंदाकिनी, भागीरथी भिलांगना, भागीरथी और मंदाकिनी। तो हम लोग क्या करें, सीधे देख ही ना ले। ठीक, अब देखते हैं हम अलकनंदा और धौली गंगा, दो नदियां मिलती हैं। अलकनंदा से जब धौली गंगा मिलेगी तो कहाँ मिलेगी? विष्णुप्रयाग में। तो सबसे पहले कौन सा प्रयाग है? विष्णुप्रयाग। क्रम की अगर बात करें, कौन सी नदियां मिल रही हैं? अलकनंदा और धौली गंगा। फिर अलकनंदा धौली गंगा का जल लेकर के आगे बढ़ेगी तो यहाँ पे कौन सी नदी मिल रही है? नंदाकिनी नदी। ठीक है, नंदाकिनी नदी जब मिलेगी तो यहाँ पे कौन सा प्रयाग है? नंद प्रयाग। विष्णु प्रयाग कहाँ था? अलकनंदा से धौली गंगा मिल रही है तो विष्णु प्रयाग। अलकनंदा से नंदाकिनी मिलेगी तो नंद प्रयाग। पिंडारी गंगा अगर मिल रही है अलकनंदा से जहां पे, वहां पे कौन सा प्रयाग बन रहा है? कर्ण प्रयाग। फिर मंदाकिनी
मंदाकिनी, एक तो क्वेश्चन ये बनता है कि किस साइड से मिलेगी, तो ये इसके दाहिनी साइड से मिल रही है, बाकी अब तक आपने देखा बाईं साइड से मिल रही थी। मंदाकिनी कहाँ पे मिल रही है? अलकनंदा से रुद्रप्रयाग पे। फिर आगे भागीरथी और अलकनंदा का मिलन होता है तो देवप्रयाग, और इसी के बाद आपकी जो नदी है वो गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। अब तक किस नाम से जानी जा रही थी? अलकनंदा और भागीरथी के नाम से। तो अलकनंदा और भागीरथी की धाराएं मिलकर के देवप्रयाग में मिलेंगी और यहीं से गंगा शब्द मिलेगा इस नदी को। क्लियर हो रहा है? फिर ये हरिद्वार में मैदान में प्रवेश करना शुरू करती है, हरिद्वार से ही मैदान में प्रवेश करती है। क्लियर हो रहा है? अब इधर आपके बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ के दाहिनी साइड केदारनाथ, केदारनाथ के दाहिनी साइड गंगोत्री, गंगोत्री के दाहिनी साइड यमुनोत्री। ठीक है, यमुनोत्री से यमुना नदी निकलेगी जो इलाहाबाद में संगम बनाएगी, यानी गंगा नदी में अपना जल छोड़ देगी। तो अगर हम देखें तो रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग की नदी पे मंदाकिनी और अलकनंदा, तो अलकनंदा और मंदाकिनी यानी बी आपका राइट होगा। क्लियर हो रहा है? तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? अलकनंदा और मंदाकिनी पे आपका रुद्रप्रयाग है। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? इतनी सारी नदियां हैं, कौन डेल्टा बना रही है, कौन डेल्टा नहीं बना रही है? तो क्वेश्चन याद करेंगे तो कंफ्यूजन होगा, क्वेश्चन की मात्रा कम हो जाएगी अगर आप डायरेक्ट याद ही कर लीजिए। ठीक है, तो जो नहीं बनाती है वो कौन सी होगी? ताप्ती। जैसा कि हमने बताया कि आपकी माही, नर्मदा और ताप्ती नदियां डेल्टा बनाती हैं, बाकी इधर जो जल छोड़ेंगी ये सारी एक्चुअली बनाती हैं। यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती? तो ताप्ती नहीं बनाएगी। क्यों नहीं बनाएगी? क्योंकि जो इधर की नदियां होंगी वो आपकी सारी एक्चुअली बनाती हैं और इधर की जितनी है वो डेल्टा बनाएंगी। अब अगर पेन्नार पूछा जाए कि क्या डेल्टा बनाती है तो बनाएगी, कावेरी क्या डेल्टा बनाती है तो बनाएगी, वैगई बनाएगी, पेन्नार बनाएगी, गोदावरी बनाएगी, महानदी बनाएगी, और गंगा और ब्रह्मपुत्र का सुंदरवन का डेल्टा तो वैसे भी प्रसिद्ध ही है। ठीक है, तो इधर की सारी बना रही है। फिर जो नदी जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है वह है महानदी, नर्मदा, स्वर्णरेखा और कावेरी। सबसे पहले समझ लेते हैं कि भ्रंश है क्या। भ्रंश क्या है? जैसे जो प्लेट नीचे धंस रही होगी तो दरार पड़ जाना, वो भ्रंश कहलाता है। और ये दरार भारत में कहाँ पड़ रही है? अगर हम ये वाला पोर्शन देखें तो यहाँ दरार पड़ रही है। जो नर्मदा ताप्ती नदियों वाला क्षेत्र है वो भ्रंश घाटी बना रहा है, यानी जैसे ये एक प्लेट है बड़ी सी, मान लीजिए, अब बीच में नीचे का भाग अगर इसका खिसकेगा तो यहाँ बीच में दरार पड़ जाएगी। अब ये दरार पड़ेगी तो इतना भाग नीचे चला जाएगा, ये भाग ऊपर रह जाएगा। इसीलिए वो नदियां कभी कभी ऐसा लगता है अगर ऊपर से देखिए कि यहाँ कोई नदी ही नहीं, तो ये जो है भ्रंश घाटियों से बह रही है और भूखंड का धंसना ही आपका भ्रंश कहलाता है। और ये कौन नदी बह रही है? आप हमेशा याद रखिएगा कि जो नर्मदा नदी है वो भ्रंश घाटी से बह रही है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी प्लेट है वो धंस रही है। क्लियर हो रहा है? फिर निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक्चुअली नहीं बनाती? देखिए घुमा फिरा के ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन सी नहीं बनाती है? नर्मदा, मांडवी, ताप्ती, महानदी। तो महानदी किधर आपकी पड़ रही है? ये पड़ रही है। और अगर हम देखें नर्मदा, ये देखिए नर्मदा नदी आपकी, ठीक, मांडवी ये पड़ रही है, फिर ताप्ती आपकी ये है, फिर महानदी इधर है। तो कौन सी नहीं बनाएगी? महानदी नहीं बनाएगी। क्यों? क्योंकि ये पूर्व साइड बह रही है। तो जो राइट आंसर होगा वो महानदी होगा।
बाकी नदी चाहे आपकी लूनी तो मरुस्थल में ही विलुप्त हो जाती है, तो चाहे माही की बात करें, नर्मदा की बात करें, ताप्ती की बात करें, जुआरी की बात करें, इरावती की बात करें, गंगावेली की बात करें, भरत पूजा की बात करें या पेरियार की पूजा बात करें, ये सारी नदियां आपकी एक्चुअली ही बनाएंगी, डेल्टा नहीं बनाएंगी। फिर निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत मैकाल श्रेणी में नहीं है? वो नदी का नाम पूछ रहे हैं जो मैकाल श्रेणी से नहीं निकल रही है। नर्मदा, ताप्ती, सोन या महानदी। अब हम नर्मदा देखें तो ये देखिए नर्मदा नदी आपकी जाएगी यहां से, ठीक है, ये वाला क्षेत्र। फिर ताप्ती तो ये इधर से आएगी तो आ रही है, नर्मदा आएगी, सोन नदी निकलेगी, महानदी निकलेगी, ताप्ती आपकी नहीं निकलेगी। ताप्ती नदी ये देखिए मुल्ताई इसका उद्गम स्थल है और फिर ये ऐसे बहते हुए अरब सागर में अपना जल छोड़ेगी। इसकी जो अगर सहायक नदी की बात करें तो भरत पूजा, इरावती है, अरुणावती नदी है और इसी पे ही परसोडाह बांध है और चंदूरा बांध भी इसी पे है। पूर्णा नदी भी आपकी ताप्ती की सहायक नदी है। फिर निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो उस नदी का नाम बताना है जो यमुना की सहायक नदी नहीं है। देखिए मेन नदी सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और जो आपकी नर्मदा है, ताप्ती है और कृष्णा है, कावेरी है, महानदी है, ये सब इंपॉर्टेंट नदियां हैं। तो इनकी जो आपकी नदी सहायक नदियां हैं वो आपको याद ही होना चाहिए और इसका जो उद्गम क्षेत्र है वो याद होना चाहिए। इस पे कौन कौन से बांध बने हैं ये भी याद ही होना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं है। भगवान तभी मदद करेंगे जब आप कर्म करेंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ठीक है, तो कर्म तो करना ही पड़ेगा फल की इच्छा किए बिना। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो इसमें कौन सा है? बेतवा ऑप्शन में है, चंबल है, केन है और रामगंगा ऑप्शन में है। तो अगर हम देखें यहां पे देखिए देवप्रयाग, फिर केन और रामगंगा, तो रामगंगा आपकी गंगा की सहायक होगी इसलिए इसकी नहीं होगी। ये देखिए रामगंगा यहां से, ठीक है, गंगा में मिलेगी। गंगा नदी दो धाराएं कौन कौन सी अभी अभी बताई है, बताइएगा हमको। ठीक, अभी अभी बताया मैंने, दो धाराओं के बाद गंगा कहलाएगी, उसमें रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा और ब्रह्मपुत्र और बराक। क्लियर? इतनी नदियां मिलते हुए बाद में मेघना के नाम से ये डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा बनाएंगी, समुद्र में अपना जल छोड़ देंगी। ठीक, तो ये जो है कौन सी सहायक है आपकी बाई और दाहिने में अगर हम बात करें तो दाहिनी जो मुख्य हिमालयी सहायक है वो यमुना है। यमुना की जो सहायक नदियां हैं वो भी गंगा में अपना जल देंगी, तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस और सोन स्वतंत्र सहायक है। हुगली गंगा का ही पार्ट है जो एक धारा इधर चली आती है बांग्लादेश में मिलने से पहले। तो आपको क्या करना है, इसको पूरा रट लेना है क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर। फिर बेतवा, चंबल, केन, तो यमुना की देख लीजिए कौन कौन सी हैं, बेतवा, चंबल, केन। समझ में आ रहा है कैसे याद करना है? ठीक, तो ये किसकी सहायक है? यमुना की सहायक है, लेकिन रामगंगा गंगा की सहायक है, इस वजह से इसका जो राइट आंसर होगा वो रामगंगा होगा।
और इसके अलावा यमुना की टोंस नदी, हिंडन नदी और बनास नदी, मेज नदी है और पार्वती है, सिंध है, बेतवा है और बेतवा की सहायक है धासन है, केन है और ये सब इलाहाबाद के पास अपना जल छोड़ेंगे। कहाँ कहाँ कौन कौन सी मुख्य नदियां मिल रही है, कौन कौन सी किसकी सहायक है, ये जरूर से याद कर लीजिएगा, ताकि क्वेश्चन कैसे भी पूछेगा कहां से। जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे ना, तो आधी तो जंग आपने ऐसे ही जीत ली। तो वही करिए। निम्नलिखित में से क्रेटर निर्मित झील, तो क्रेटर ज्वालामुखी उद्गार के बाद जब उसका मुंह बंद हो जाता है तो एक बड़ा होल रह जाता है। जब ज्वालामुखी उद्गार बंद हो जाएगा तो एक बड़ा होल रह जाएगा। जैसे आपने कभी अपने शरीर में मवाद कोई फोड़ा होगा तो उसको जब दबाएंगे यानी अंदर से बाहर निकालेंगे तो एक होल टाइप का हो जाता ना, तो वैसे पृथ्वी के अंदर जो निकलता है मैग्मा, तो जब लावा निकल जाएगा तो वो ठंडा हो जाएगा तो क्या होगा, एक होल टाइप का गोल रह जाएगा, वर्षा का पानी उसमें भर जाएगा तो वो आपका क्रेटर झील कहलाएगी। तो वो किस टाइप की झील होगी, क्रेटर। तो निम्नलिखित में से क्रेटर झील है तो आपकी अरब सागर है नहीं, अरब सागर कहीं ना कहीं टेथी सागर का पार्ट है, ठीक है। डल झील है नहीं, रुडोल्फ झील है नहीं, तो जो राइट आंसर है लोनार झील होगा और कुछ ऐसी दिखती है ये। फिर निम्नलिखित में से जो नदी अमरकंटक से निकलती है, अभी देखिए पूछा था अमरकंटक से, तो अमरकंटक से निकलने वाली नदी है कृष्णा, पेरियार, चंबल या सोन। तो जो राइट आंसर है वो सोन नदी होगा। अमरकंटक यहां से निकलेगी सोन नदी और यहां गंगा में मिल जाएगी। और इसी पे या इसकी जो सहायक नदी है वो बनास नदी है, गोपद नदी है, रिहंद नदी है और रिहंद नदी पर ही गोविंद सागर पंत सागर बना हुआ है। अब ये कृत्रिम है क्या कि अगर हमें बिजली उत्पादन करनी या हमें कृषि के लिए जल उपलब्ध कराना है तो हम कहीं ना कहीं स्टोर करेंगे ना, तभी जब जरूरत होगी तो उस मात्रा में हम सप्लाई करेंगे। तो इसीलिए क्या किया जाता है, जहां पे टरबाइनें लगी होती हैं या जहां डैम लगा होता है तो उसके पीछे बड़ा सा सागर बनाया जाता है, यानी नदी का पानी पहले उस सागर में इकट्ठा होगा, फिर जितनी जरूरत होगी उतने जो है खोल करके फाटक पानी बाहर करा जाएगा या उस डायरेक्शन में करा जाएगा। क्लियर हो रहा है। तो ये जो गोविंद सागर पंत सागर है वो किस नदी पे है, रिहंद नदी पे। रिहंद नदी किसकी सहायक है, सोन नदी की सहायक है। और सोन नदी कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक से निकलती है, क्योंकि अमरकंटक का जो पोर्शन है वो ऊपर उठ रहा है। जब ऊपर उठ रहा है तो तीन नर्मदा निकल रही है, इधर से महानदी निकलेगी, इधर से आपकी सोन नदी निकल रही है। क्लियर हो रहा है। और जोहिला किसकी सहायक है, तो सोन नदी की सहायक है। जावर वही नदी किसकी है, तो आपकी सोन नदी की है। बाढ़ परियोजना किस नदी पे है, तो सोन नदी पे है। बनास किसकी सहायक है, तो सोन की है। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, जिधर नदी बह रही होगी, जैसे मान लीजिए इधर बह रही है तो ये इसका दाहिना हो गया, ये बायां हो गया। क्लियर हो रहा। और कन्हेरी नदी किसकी सहायक है, तो ये भी आपकी सोन नदी की सहायक है। और सोन नदी घड़ियाल केंद्र सोन नदी पर ही बनाया गया है। यानी आपको क्या करना है, सिलेक्शन के लिए खोजी प्रवृत्ति रखनी है कि और कैसे पूछा जा सकता है कोई भी क्वेश्चन, और कैसे। तो जो और कैसे है ना, वो आपको चरम पे पहुंचाएगा और यही आपका सिलेक्शन का एक कह सकते हैं मूल मंत्र भी है। तो यहां जो राइट आंसर है वो क्या होगा, सोन होगा। फिर क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है, गोदावरी की, चंबल की, महानदी की या नर्मदा की। तो क्षिप्रा ये देखिए, चंबल नदी ये है, यहां से करके ये यमुना में मिल जाएगी।
क्षिप्रा चंबल की सहायक है। और क्षिप्रा नदी के किनारे कौन सी जगह है महत्वपूर्ण है, ये बताइएगा आप लोग। इसके अलावा बनास चंबल की सहायक है, पार्वती चंबल की सहायक है, और पूनो भी आपकी चंबल की सहायक है, और यमुना की मुख्य सहायक में आपकी चंबल हो गई, सिंध हो गई, बेतवा हो गई। फिर केन, टोंस और सोन डायरेक्ट किससे मिल रही है, गंगा से, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, चंबल। तो क्षिप्रा किसकी, चंबल की। बनास किसकी सहायक, चंबल की। पार्वती किसकी सहायक है, चंबल की। और चंबल किसकी सहायक है, यमुना की। और अगर क्रम की बात करें यमुना के, तो चंबल, सिंध, बेतवा और केन। तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली, यानी वो नदी जिसकी उत्पत्ति तिब्बत में हुई है, तो तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावती और मैकाल नदियां अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती हैं। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में एक यू टर्न लेती है। और ये क्यों बनता है ये पूछा गया। ये देखिए, जैसे ये आएगी तो भारत में आने से पहले ऐसे यू टर्न लेकर के फिर आएगी भारत में। नमचा बरवा, यानी नंगा पर्वत से नमचा बरवा तक आपके हिमालय का फैलाव है। तो आपका नंगा पर्वत कहां पड़ रहा है, कश्मीर में, और अरुणाचल प्रदेश में आपका पड़ रहा है नमचा बरवा, वहां पे वो यू टर्न लेगी। तो अब ये क्यों हो रहा है, बलित हिमालय श्रेणियों के उत्थान के कारण, यानी जो बलित है, मोड़ है, तो मोड़ जो पड़ रहे हैं हिमालय श्रेणियों का, वलय का जो उत्थान हो रहा है उसके कारण, पहला ऑप्शन। दूसरा कह रहे हैं भूवैज्ञानिक तरुण हिमालय के अक्ष संघीय नमन के कारण। फिर तृतीय कल्पित वलित पर्वतमालाओं में भू विवर्तनिक विशेष के कारण, या इस संदर्भ में उपर्युक्त ए और दोनों बी दोनों कथन सही है। ये इसका जो मेन कारण है वो क्या हो रहा है, भूवैज्ञानिक तरुण हिमालय के अक्ष संघीय जो झुकाव हो रहा है, यानी प्लेट बिल्कुल सीधी तो जा नहीं रही है, ऐसे तिरछी जा रही है, जो उसका झुकाव है उसके कारण ये यू टर्न लेगी। तो इसका जो राइट होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन बी। इसके अलावा हमने अभी अभी डिस्कस किया कि मंजुली द्वीप यही बन रहा है, और इसकी जो सहायक नदी है उनकी बात हुई थी, तो एक बारी ये भी आप लोग देख लीजिएगा। फिर हिमालय के अपवाह तंत्र में जो नदी तंत्र सम्मिलित नहीं है वह है, हिमालय के अपवाह तंत्र में यानी सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ये क्या है, हिमालय ही है। तो इनके अलावा जो है वो आप लोगों को बताना है। ऑप्शन में क्या क्या है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, सिंधु है और महानदी है। तो गंगा सिंधु नदी तंत्र में हम क्या देख रहे हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। इसका क्रम भी पूछा जाता है, तो कई बार आप देखेंगे तो अपने आप क्वेश्चन याद हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, सबसे उत्तरी सिंधु नदी, सिंधु के नीचे झेलम, झेलम के नीचे चिनाब, चिनाब के नीचे रावी, रावी के नीचे व्यास और फिर सबसे नीचे है सतलज। और तीनों जो आपकी सिंधु नदी है, सतलज नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी है, ये सारी कौन सी नदियां हैं, आपकी पूर्ववर्ती नदियां हैं। क्यों, क्योंकि इनकी उत्पत्ति हिमालय की उत्पत्ति के पहले हुई है। क्लियर हो रहा। तो अगर हम देखें तो ये तो हिमालय का है, ये ऑप्शन आपका सिंधु होगा। फिर गंगा नदी तंत्र की बात करें तो गंगा तो हिमालय से ही निकल रही है
और उसकी जो उत्तरी सहायक है वो भी तो वहीं से निकल रही है, यमुना भी वहीं से निकल रही है, तो ये भी होगा। फिर आपकी हो गई ब्रह्मपुत्र, तो ब्रह्मपुत्र भी यही हिमालय से ही निकल के भारत में प्रवेश कर रही है, तो ये होगा ही। अब बची महानदी, तो महानदी ये देखिए, ये पठार की है, तो ये ऑप्शन आपका हिमालय के अपवाह तंत्र में जो नदी तंत्र सम्मिलित नहीं है वो है महानदी तंत्र। क्लियर हुआ? महानदी ना पूछ के गोदावरी पूछता, ताप्ती पूछ सकता है, नर्मदा पूछ सकता है, माही पूछ सकता है, कोयना पूछ सकता है, भीमा पूछ सकता है, सब सही होंगे क्योंकि सब कहाँ की नदी है? पठारी क्षेत्र की नदियां हैं, प्रायद्वीपीय क्षेत्र की नदी। क्लियर हो रहा है? फिर सिंधु की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी पीर पंजाल से निकलती है? तो पीर पंजाल श्रेणी पहले पता होनी चाहिए कि कहाँ है। अब पता कैसे होगी? जब आप मैप देखेंगे, थोड़ा तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। कोई भी चीज अगर इजी मिलने लगे, मान लीजिए अगर आपको सुख सुख मिले, दुख ना मिले, तो सुख का महत्व कैसे पता रहेगा? हमको सुख तब पता चलता है जब हमने दुख झेले होते हैं। उसी तरह से कोई भी चीज अगर इजी वे में मिल जाए आपको, तो आपके गुणों का विकास कैसे होगा? आपको सरकार इतनी बड़ी पोस्ट कैसे दे देगी? उसके लिए आपके अंदर कुछ होना तो चाहिए। आप अगर टीचर होते, मान लीजिए सपोज करिए एक टीचर है, आप अपनी क्लास में मॉनिटर किसको बनाएंगे? उसी को तो आप चूज करेंगे जो अच्छा होगा बच्चा। तो सरकार से आप कैसे आशा करते हैं कि वो आप आयोग आपको ऐसे ही चुन लेगा? क्लियर हो रही है? आप भी किसी को अपना प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री क्यों नहीं चुन लेते हैं? तो ये कहिए भगवान भरोसे, तो कर्म तो करने पड़ेंगे ना। भगवान तो बाद में मदद करेंगे, पहले आप उस योग्य तो होइए। तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तरीका आपको अपना चेंज करना पड़ेगा। ज्योग्राफी को ऐसे पढ़ेंगे तभी आप पूरी तरह से तैयार कर पाएंगे। तो सिंधु की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी पीर पंजाल से निकलेगी? तो पीर पंजाल श्रेणी आपकी पड़ेगी यहां पे, ठीक है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर पीर पंजाल। तो यहां पे जो है सतलज, रावी, झेलम और चिनाब, तो पीर पंजाल से कौन सी आपकी निकलेगी? देखिए सिंधु निकलेगी नहीं, झेलम है, फिर रावी है, फिर व्यास है, सतलज है, चेनाब है। तो जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा झेलम। तो झेलम नदी कहां से निकलेगी? पीर पंजाल से निकलेगी। फिर गंगा नदी नौगम्य नहीं है। अरे भैया है, नौगम्य है। कहाँ है? जब वो मैदानी क्षेत्र में आएगी तो नौगम्य है। क्यों, आप नौका विहार नहीं करते हो क्या? इलाहाबाद में, बनारस में, साथ में बड़ी बड़ी चीजें भी तो पहुंचाई जाती है एक स्थान से दूसरे स्थान। तो ये तो पहले ही समझ में आ गया कि गलत है। अब नदी के जल आयतन में अत्यधिक घड़ बढ़ होती है, तो ये पूछ रहे हैं निम्नलिखित कूट में जो सही है वो आपको बताना है। तो ये तो सही है कि आयतन बढ़ता और घटता रहता है, लेकिन ए सही नहीं है। तो क्या होगा? ए गलत है परंतु आर सही है। क्लियर हो रहा है? ऐसे क्वेश्चन पूछे तो आप लोग की तो बल्ले बल्ले हो जाए, फटाफट कर लेंगे। कावेरी नदी किन राज्यों से गुजरती है? कावेरी नदी किन किन राज्यों से गुजरती है वो आपको बताना है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो जो आपकी कावेरी नदी है वो कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल से निकलेगी। केरल का बहुत थोड़ा पोर्शन टच करती है, कर्नाटक और तमिल आपका जो है कर्नाटक तमिलनाडु का क्षेत्र ज्यादा है, केरला का कम है। तो जो राइट आंसर है वो ये होगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली, जो नदी
निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है, वो आपको बताना है। तो चंबल, चंबल अभी आप लोगों ने देखा था इधर जा रही थी तो अरावली था नहीं। माही, ये देखिए तो अरावली तो यहां पे है, तो कौन सी देखने में लग रही है आप लोगों को? चंबल तो इधर से जा रही है तो होगी नहीं, माही होगी नहीं, लूनी और घग्गर, घग्गर आपकी है नहीं, लूनी आपकी नदी है, ये देखिए। ठीक, तो जो राइट आंसर है वो आपका होगा लूनी। फिर हिमालय की निम्नलिखित में से किस नदी के द्वारा जलोढ़ शंकुओं का निर्माण होता है? जलोढ़ पंख, जलोढ़ शंकु, डेल्टा, ये नदी जब आएगी तो कुछ तो शेप बनाएगी, चाहे वो विसर्प बनाए, चाहे वो गोखुर बनाए, तो ऊपर से या दूर से देखने पे वो शेप जैसा लगता है वैसा नाम दे दिया गया है। कई भागों में बटेगी तो डेल्टा कहलाएगी। अगर ये पंख की तरह कटाव होगा उसका तो जलोढ़ पंख कहलाएगी। अगर वही शंकु के आकार का करेगी तो वो जलोढ़ शंकु कहलाएगा। अलग अलग विशेषताएं, जैसे पंख है तो नमी ज्यादा होगी, शंकु की ऊंचाई लिए हुए होगा तो जाहिर सी बात है कि नमी वहां ऊपर कम होगी, नीचे ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये तो कॉमन सी चीज है, बस आपको ये चीज समझना है कि होता क्या है। अब विसर्प यानी वो मुड़ के, जैसे मान लीजिए कोई नदी आ रही है तो ऐसे ऐसे कैसे आएगी? तो मैदानी क्षेत्र में आएगी, तो मैदान क्या है, बहुत ज्यादा ढाल तो होगा नहीं, तो जब ढाल नहीं होगा तो गाद और मिट्टी वो बीच में मान लो इकट्ठा कर देगी, यहाँ इकट्ठा कर दी तो नदी ऐसे बढ़ जाएगी, फिर यहाँ इकट्ठा कर दी तो ऐसे बढ़ जाएगी। अब कुछ समय के बाद यही जो क्षेत्र है वो ऐसे बन गया तो गोखुर की तरह बन गया। तो वो नदियों के द्वारा जो शेप बनाए जा रहे हैं, तो जैसे हमको दिख रहा है वैसे हमने अलग अलग नाम उनको दे दिए। तो हिमालय के निम्नलिखित में से किस नदी के द्वारा जलोढ़ शंकुओं का निर्माण होता है? तो वो है आपकी घाघरा नदी। तो घाघरा नदी के द्वारा जलोढ़ शंकुओं का निर्माण होगा। और डिपेंड करता है कि नदी कहां से निकल रही है। अगर अरावली या मध्य हिमालय से निकलेगी तो जाहिर सी बात है अपने साथ बहुत गाद और मिट्टी लाएगी, क्योंकि जो आपकी अरावली रेंजेस हैं वो अभी नई है। अगर उच्च हिमालय से निकल रही है तो उच्च हिमालय, मध्य हिमालय, फिर शिवालिक को पार करके आएगी तो लंबी होगी, गाद मिट्टी की मात्रा भी ज्यादा होगी, पानी की भी मात्रा ज्यादा होगी। फिर निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? ये देखिए दोबारा से क्वेश्चन ये आ गया है। तो भ्रंश घाटी से पहले एक ही पूछा था, अब दो हैं तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो नर्मदा और ताप्ती नदियां आपकी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती हैं। इसको गांठ बांध करके याद कर लीजिए, ये कॉमन क्वेश्चन है और ये आपको या आपसे गलत होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे क्वेश्चन आप गलत करते हो ना तो एग्जाम से बाहर हो फिर। ठीक है, सांत्वना तो मुझे देनी आती नहीं है, वास्तविकता ये है कि इजी क्वेश्चन अगर आपके गलत हो रहे हैं तो आप सिलेक्शन से बाहर हो। अगर इजी क्वेश्चन पे कमांड है तो टफ जो है वो सबके लिए है। जो करंट से आ रहे हैं तो आयोग कुछ तो क्वेश्चन ऐसे बनाएगा जो सारे ना सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो याद रखिए कि जो इजी क्वेश्चन है या जो कॉमन क्वेश्चन है वो आपको याद होने चाहिए। तो भ्रंश घाटी से कौन निकलेगी? नर्मदा, ताप्ती, बस इन दो को याद रखिए, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। फिर निम्नलिखित में से किस नदी की घाटी विवर्तनिक है? अब चाहे भ्रंश बोले चाहे विवर्तन बोले, एक ही चीज है ना, शब्द ही तो चेंज है। तो कौन बनाएगा? ताप्ती और नर्मदा। धसाव, विवर्तन की प्रक्रिया हो रही है, दबाव बढ़ रहा है, धसाव हो रहा है। ठीक, तो ये किसकी विशेषता होगी? ताप्ती नदी की। नर्मदा और ताप्ती बस याद रखना। फिर अमरकंटक पठार से कौन सी नदी नहीं निकलती? ठीक, अमरकंटक पठार ये आपका पड़ेगा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। ठीक,
अब यहां से कौन जा रही है? नर्मदा। एक तरफ से जाएगी सोन, एक तरफ से जाएगी आपकी महानदी। अब सोन नर्मदा महानदी हो गई, बची कौन? गोदावरी, क्योंकि गोदावरी न मध्य प्रदेश की नदी है, न छत्तीसगढ़ की नदी है, न उड़ीसा की नदी है। क्लियर हो रहा है? तो अगर आपको अमरकंटक का पठार याद होगा, उसकी डायरेक्शन याद होगी, नदी एक बारी नहीं भी याद होगी तो भी आप ये क्वेश्चन सही कर ले जाओगे। तो पढ़ाई ऐसे करिए कि कहीं से कुछ भी पूछे इस टॉपिक से, ज्यादा मत पढ़िए, 10 घंटे मत पढ़िए, लेकिन 1 घंटे पढ़िए। ऐसे पढ़िए कि अगर ये पूछेगा ना, ये पेज एक पेज, तो ये मेरा गलत नहीं होगा, वही पढ़ाई होती है। ये नहीं कि मम्मी पापा को दिखाने के लिए या फ्रेंड्स को दिखाने के लिए या टाइम पास करने के लिए आप किताब लेके बैठे हो, वो पढ़ाई नहीं होती है। वास्तविकता में पढ़ाई वो है जो आप जितना पढ़ रहे हो उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो आपको तैयार होने चाहिए। क्योंकि जो एग्जाम है वो 6 to 12 का ही तो है, अलग से कुछ भी नहीं पूछा जा रहा है। ये सारी चीजें जो मैं बता रही हूँ, ये आप 6 से 12 के बीच सारा पढ़ चुके हो, कुछ नया नहीं है। क्लियर हो रहा है? और जिसने इस जो छोटी क्लास में अपने सही से पढ़ाई करी होगी, उनको इतना ध्यान देने की जरूरत भी नहीं, उनका तैयार होगा आधा। फिर नीचे दिए गए भारत के मानचित्र में प्रदर्शित है समवर्षा रेखा, महान भारतीय जल विभाजक, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7। तो 7 और 8 राजमार्ग तो है नहीं, वर्षा है नहीं। क्यों? क्योंकि वर्षा या तो इधर से होगी या इधर से होगी। ठीक, ठंडियों में इधर से होगी, गर्मी की इधर से होगी। अब कैसे होती है ये जब चैप्टर पढ़ाऊंगी तो बता दूंगी। अब ये जो है ये आपका है महान भारतीय जल विभाजक। क्यों? क्योंकि इधर पूर्वी घाट, इधर पश्चिमी घाट, इधर विंध्य वाली रेंज, ये अरावली रेंज, और इधर हिमालयी रेंज। ठीक, अब जहां ऊंचा उठा होगा तो सारी नदियां इधर जा रही हैं, ये धसा है तो नदियां इधर जा रही हैं कि नहीं जा रही हैं? ठीक, यहां धसाव है तो आपकी नर्मदा ताप्ती नदी इधर जा रही है, बाकी जो छोटी नदियां हैं इधर निकलेंगी, बड़ी नदियां आपकी इधर निकलेंगी, और गंगा नदी इधर मुड़ जाएगी अरावली की वजह से, और सिंधु नदी इधर जा रही है। तो किसका उदाहरण है ये? वर्षा का? नहीं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 नहीं, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 नहीं, बल्कि महान भारतीय जल विभाजक का ये उदाहरण है। ये देखिए, विंध्य, सतपुड़ा, अरावली, तो ये ऊंचा उठा है तो जल किधर जाएगा? इधर ही तो जाएगा। ये ऊंचा उठा है तो जल किधर जाएगा? इधर ही तो जाएगा। ये धसा है तो जल किधर जाएगा? इधर ही तो जाएगा। और ये ऊंचा उठा है तो जल किधर जाना है? इधर जाना है, इधर का जल इधर जाना है। पहाड़ों को पार करके जल थोड़ी ना उल्टी दिशा में चला जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन होगा आपका सी। फिर अरावली पर्वतमाला, क्वेश्चन को थोड़ा दूसरी तरह से पूछा गया है कि अरावली पर्वतमाला, ये जो अरावली रेंज है ये किसका जल विभाजक है? सिंधु गंगा नदी के बीच में जल विभाजन करती है, कि गंगा और यमुना नदी के बीच में जल विभाजन करती है, कि गंगा और प्रायद्वीपीय नदियों के बीच में जल विभाजन करेगी, कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच में जल विभाजन करेगी? ये सारे कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है, इसको रटने की जरूरत नहीं है। अब आप खुद देखिए कि सिंधु और गंगा नदी, यानी गंगा नदी इधर से बहेगी, सिंधु नदी इधर से बहेगी। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, ठीक, ये इधर बह रही हैं। गंगा, यमुना और इसकी जो सहायक नदियां हैं, सिंध, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन, टोंस, ठीक, सब इधर बह रही हैं। तो सिंधु और गंगा के बीच अरावली,
गंगा और यमुना नदी के बीच तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि है तो इसके बीच है नहीं है। गंगा और प्रायद्वीपीय नदियों के बीच, गंगा से प्रायद्वीपीय नदियां कोई आके मिल रही हैं? नहीं मिल रही हैं, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। फिर गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच, तो गंगा नदी ये है, ब्रह्मपुत्र नदी ये है, यहाँ अरावली तो आ नहीं रही है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो क्या होगा? सिंधु और गंगा, जो आपको डायरेक्ट समझ में भी आ रहा होगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्यों? ये देखिए, अरावली ये आपकी गंगा नदी और ये सिंधु नदी, इसके बीच में विभाजक का काम कर रही है कि नहीं कर रही है अरावली पर्वत श्रेणी? तो क्या आंसर होगा? ए, सिंधु और गंगा के बीच। नर्मदा एवं ताप्ती नदियां द्रोणी भ्रंश से बहती हैं। क्यों? क्योंकि इन नदियों के मार्ग ढाल के समान प्रकृति के विरुद्ध है। अब ये क्या पूछ रहे हैं? नर्मदा ताप्ती नदी द्रोणी भ्रंश में बहती है, तो हाँ भ्रंश में बहती है। अभी तक हमने 2 क्वेश्चन वैसे भी सॉल्व कर लिया, बार बार मैं बता रही हूँ कि भ्रंश घाटियों से होकर बहती, और आपने पढ़ भी रखा हो। क्यों? क्योंकि इन नदियों के मार्ग ढाल की सामान्य प्रकृति के विरुद्ध है। तो हाँ है, ठीक। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। कितना इंटरेस्टिंग है ना चैप्टर। अगर आप इसी को एंजॉय करते हुए पढ़िए, पढ़ाई को एंजॉय करिए। जब एंजॉय करेंगे तो तरीके आपके पास खुद ब खुद आने लगेंगे, और आपको चीजें जल्दी याद होंगी। जब हाय कैसे करेंगे, तो जहां हाय लगा ना, वैसे ही वो दूर भागने लगेगी चीज, ठीक है? तो वो मत करिए, एंजॉय करिए। अगर सही मायने में सिलेक्शन चाहिए तो। फिर निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है? इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम, श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है। तो कावेरी नदी, कृष्णा नदी, तुंगभद्रा नदी, गोदावरी नदी, ठीक है? तो ये IAS 96 में पूछा गया है क्वेश्चन। तो अगर हम देखें तो कावेरी नदी पे ही ये बने बांध है कि नहीं है? ऑप्शन IAS अगर घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है ना IAS में, तो आयोग आपको साथ में कुछ क्लू भी देता है, तो उस क्लू को पकड़ लीजिए। तो आपको भी पता होना चाहिए कि ये जो श्रीरंगम द्वीप, शिव समुद्रम और श्रीरंगपट्टनम किस नदी पे, तो वैसे भी आप करेंगे, तो किस नदी पे? तो कावेरी नदी पे। तो इसका राइट आंसर कावेरी होगा। ये देखिए, कर्नाटका ब्रह्मगिर की पहाड़ियों और कुर्ग जिले से ये निकलेगी। कृष्ण सागर जलाशय यहाँ पे है, बराज बनाया गया है। श्रीरंगपट्टनम द्वीप यहाँ पे है, शिव समुद्रम द्वीप आगे चल के यहाँ पे है, मैसूर यहाँ पड़ेगा, और शिव समुद्रम द्वीप, खोजनकल जलप्रपात यहाँ पे है, स्टेनले जलाशय यहाँ पे है, मेंटूर यहाँ पे है। इसके बाद ये अपना जल बे ऑफ बंगाल में छोड़ेगी। यानी इसकी डायरेक्शन क्या है? पश्चिम से पूर्व साइड में। कहां से उद्गमित हो रही है? ब्रह्मगिर की पहाड़ियों से। जिला कौन सा है? कुर्ग जिला है। कि राज्य कौन सा है? तो कर्नाटका है। और इसमें कौन कौन से? श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम, श्रीरंगम द्वीप यहाँ पे हैं, ठीक है? और बराज कौन सा है या जलाशय कौन सा है? तो जो आपका कृष्ण सागर जलाशय इस पे है, और स्टेनले जलाशय इस पे है। जलप्रपात की आप अगर बात करें तो खोजनकल जो जलप्रपात है वो इसी पे बना हुआ है। मेंटूर भी यहीं पे। क्लियर हो रहा है? यानी घुमा के देने के बाद वो ऑप्शन में भी आंसर छुपा हुआ है, अगर आपने सही से करा है तो। और इसका राइट आंसर क्या होगा? कावेरी। फिर भारत के निम्नांकित मानचित्र में X द्वारा और Y द्वारा प्रदर्शित है। ये देखिए, ये X और ये Y, ठीक? अब कौन सी नदी होगी? बेतवा नदी और इलाहाबाद, चंबल नदी और इलाहाबाद,
केन नदी और वाराणसी, बेतवा नदी और वाराणसी। अब ये तो समझ में आ रहा है कि गंगा नदी, ये देखिए गंगा नदी, ठीक, यहां पे आपका प्रयागराज, ठीक, और ये है आपकी गंगोत्री, गंगा, ये है आपकी जमुना नदी, ठीक है। ये आपकी जमुना नदी हो गई, ये हो गई आपकी गंगा नदी। यानी अगर हम इसमें देखें तो ये आपको गंगा लग रही है कि नहीं? ये देखिए ये गंगा नदी हुई और ये यमुना नदी हुई। कहां पे मिलेंगे? वाई वाले स्थान पे, तो वाई इलाहाबाद होगा, तो इलाहाबाद, इलाहाबाद, ये दो ऑप्शन गलत हो गए क्योंकि वाराणसी ये नहीं है, वाराणसी में यमुना नदी नहीं मिलती है गंगा से, ठीक, इलाहाबाद में मिलती है। ये दो ऑप्शन है, अब आपको इसी पे फोकस करना है। फिर अब ये नदी है तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन। अब इन्होंने क्या लिखा है कि इलाहाबाद दिया है, इलाहाबाद के पहले कौन सी पड़ेगी? ये जो नदी होगी ये केन होगी ना, होगी कि नहीं? फिर इसके बाद कौन सी होगी? बेतवा, बेतवा है कि नहीं है? फिर बेतवा के आगे कौन सी होगी? सिंध, ठीक है, ये कौन सी होगी? सिंध। तो कौन आपको लग रहा है? बेतवा नदी और इलाहाबाद ही तो होगा, चंबल तो होगा नहीं। क्लियर हो गया? क्योंकि अगर सिंध के ऊपर होता एक और नदी तो वो चंबल नदी होती। तो आपका जो राइट होगा वो आपका आंसर होगा ए। क्लियर हो रहा है कैसे पढ़ाई करनी है? कम समय में जल्दी सिलेक्शन लेना है तो इसमें पढ़ना ही पड़ेगा। फिर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है ये आपको बताना है। सतलज ट्रांस हिमालयन नदी है, कौन सा कथन असत्य है? तो हाँ, ट्रांस हिमालयन ही तो है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ठीक, ट्रांस हिमालयन नदी है। हाँ, क्योंकि हिमालय की उत्पत्ति के पहले ये नदी बह रही थी। फिर दक्षिण के पठार से निकलकर गंगा में मिलने वाली नदियों में सोन सबसे बड़ी नदी है, तो हाँ है। इंद्रावती, सालेरी, प्राणहिता, गोदावरी की सहायक नदियां हैं। तो ये देखिए इंद्रावती, सालेरी, प्राणहिता, ये है आपकी गोदावरी नदी, ठीक, ये प्राणहिता नदी इसकी सहायक है, और इसके अलावा इंद्रावती और सालेरी भी इसकी ही सहायक नदियां हैं। अब बचा ऑप्शन डी, महानदी का उद्गम पश्चिमी घाट से होता है। पश्चिमी घाट यानी ये पूर्वी घाट और ये पश्चिमी घाट। तो क्या महानदी का उद्गम पश्चिमी घाट से होता है? नहीं होता है, क्योंकि वो तो इधर वाली नदी है ना। कहां से? तो कौन सा है कथन असत्य? आपका डी असत्य होगा। ये देखिए यहां, ठीक है, तो उड़ीसा पड़ा और छत्तीसगढ़, तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में पश्चिमी घाट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, ठीक, तो ये वहां की नदी नहीं है। बस आईएएस में क्वेश्चन इजी होते हैं, उसके जो शब्द है ना वो आपको समझने हैं, और जिस दिन आपने समझ लिया तो आधी तो वैसे भी जंग जीत गए। और सबसे इजी एग्जाम है आईएएस। क्यों? नंबर ऑफ स्टूडेंट कम, नंबर भी कम। आप अगर माइनस मार्किंग है 60 क्वेश्चन भी कर लीजिए तो आपको मेंस के लिए बुलाया ही जाएगा, ठीक है। और इस तरह से तैयारी करेंगे तो आपका प्री, मेन और इंटरव्यू कुछ भी रुकने वाला नहीं है। पहले तैयारी तो करिए, अपना एक कदम बढ़ाइए तो सही। सोचना नहीं है, करना है। ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार की नदी का उदाहरण है?
परवर्ती, पूर्ववर्ती, प्रत्यानुवर्ती, अध्यारोपित। अध्यारोपित है नहीं, कौन सी है? सीधे हमको पता है भैया, रटा हुआ है, पूर्ववर्ती नदी है। क्यों? क्योंकि हिमालय की उत्पत्ति से पहले ये नदी थी। और कौन कौन सी पूर्ववर्ती नदी है हिमालय की? तो आपकी हिमालय की कौन सी हो गई? सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी पूर्ववर्ती नदी होगी। और अगर हम मध्य हिमालय की पूर्ववर्ती नदी बोले तो जो उच्च हिमालय से निकल रही होंगी वो उसकी पूर्ववर्ती होंगी, और जो मध्य हिमालय से निकल रही होंगी नदियां वो किसकी पूर्ववर्ती होंगी? अरावली रेंज से जो निकल रही होंगी नदियां उनकी पूर्ववर्ती होंगी। क्लियर हो रहा है? तो पूर्ववर्ती। फिर भागीरथी नदी निकलती है, सिंपल सा गोमुख से निकलती है। ठीक है, फिर निम्न में से कौन सी नदी गंगा के बाएं किनारे पर नहीं मिलती है? बायां किनारा कौन सा होगा? बायां किनारा ये होगा। तो कौन सी दाएं किनारे से मिल रही है आपकी इलाहाबाद में? यमुना। तो ये आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि गोमती किधर से निकलती है? कुल्लड़ झील से। कहां पे? बाएं। ठीक, घाघरा, कोसी, ये सारी बाएं हैं। तो बची कौन? यमुना। फिर निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है ये बताना है। पाट भूमि छोटा नागपुर पठार से संबंधित है। एक तरह से जैसे अधिया पे दिया जाता था उस तरह की व्यवस्था वहां पे है, तो हाँ है, ये सही है। बैतरणी नदी पुनर्युवन का प्रमाण प्रस्तुत करती है। फिर ओडिशा में पुनर्युवन मतलब एक खत्म हो रहा था लेकिन फिर से उसमें जल आ गया है। ठीक है, ओडिशा में पूर्वी घाट को मलियाज के नाम से जाना जाता है, तो हाँ सही है। बैरल द्वीप सुषुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है, तो क्या है? एकमात्र जागृत है कि नहीं है? हाँ, तो कौन सा है ये देखिए, यहां पे है अंडमान और निकोबार। तो बैरल द्वीप सुषुप्त का नहीं बल्कि जागृत ज्वालामुखी का उदाहरण, इसलिए ये आप ये ना भी याद हो तो सीधे ये ध्यान रखिए, और ये पता है कि ये नहीं है तो सीधे इस पर टिक मार दीजिए। बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हाय इतना टफ आ गया। सारे पढ़िए तो सही है एक बार, क्लू छिपा हुआ है आंसर में ही, आयोग बस घुमाता है। अगर आप उस चीज को पकड़ना सीख गए आंसर को, तो आयोग से तो इजी आंसर किसी का होता ही नहीं है सिविल के अलावा। बस आपको समझना आना चाहिए। फिर निम्नलिखित में से 1, 2 और 3 द्वारा प्रदर्शित नदियां, देखिए 1, फिर 2, फिर 3, कौन सी नदी हो सकती है? नर्मदा, कृष्णा, कावेरी, महानदी। देखिए महानदी तो यहां होगी, तो ये होगा नहीं, ये वाला ऑप्शन होगा नहीं। नर्मदा, कृष्णा और कावेरी है, तो ये सारी इधर वाली नदियां हैं, तो ये तो होगा नहीं। नर्मदा, कृष्णा और गोदावरी, ठीक है, नर्मदा तो है, फिर ताप्ती है, फिर हाँ ठीक, लेकिन फिर ताप्ती, कृष्णा और कावेरी, तो नंबर 1 पे आपकी ताप्ती नहीं है बल्कि नर्मदा होगी। तो ये और ये 2 ऑप्शन तो आपके वैसे ही गलत हो गए। ठीक है, अगर आपने थोड़ा सा सही से पढ़ा है तो ये 2 ऑप्शन आपके वैसे भी गलत हो जाएंगे। अब बचा 2 ऑप्शन, गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा और गोदावरी। तो क्या इसके नीचे गोदावरी नदी है? मैप में एक बारी मैं दिखा भी दूंगी आपको। तो क्या इसमें यहां पे है? नहीं है। तो कौन सा सही होगा? जो आपका होगा ये नर्मदा नदी, ये देखिए। फिर आपकी नर्मदा के बाद ये वाली जो नदी है यहां से निकल रही है ना, और इनकी जो सहायक नदियां हैं वो एक सहायक ये,
तो ये दूसरे नंबर पे कौन सी हो जाएगी? कृष्णा नदी। और कृष्णा के बाद ये वाली नदी कौन सी हो जाएगी? कावेरी नदी। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ए। जिस राज्य में लूनी नदी बहती है वह है, अभी अभी हम लोगों ने बात करी कि अरावली से निकल रही है तो कहाँ बहेगी? ऐसी बात है कि अरावली रेंज ये है तो इधर बह रही है, तो राजस्थान में ही तो जाएगी, पंजाब जाएगी नहीं, गुजरात जाएगी नहीं, हिमाचल प्रदेश तो जा ही नहीं सकती है, तो कौन सा बचा? राजस्थान। ऐसे क्वेश्चन पूछे तो आप लोग तो पूरे के पूरे करके चले आओगे। ठीक है, फिर निम्नलिखित में से किस नदी का प्रवाह मार्ग भारत में सबसे अधिक लंबा है? अब ये जो क्वेश्चन होते हैं वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग होते हैं। ठीक है, तो आप ये मत समझिएगा कि जो है ये गलत है। अब यहाँ पे क्या ऑप्शन पूछा है? सतलज, व्यास, चिनाब और झेलम। ऑप्शन देखिए, वैसे तो अगर इसको हटा दें तो आंसर दूसरा होगा। तो अब ये इन्होंने क्या पूछा? सतलज। तो सतलज यहाँ मानसरोवर से निकली, यहाँ भारत में प्रवेश करने के बाद ये देखिए यहां तक गई। ठीक, फिर व्यास, व्यास कहां? ये देखिए, तो किसकी दूरी दोनों में ज्यादा लग रही है? फिर चिनाब, चिनाब की दूरी कितनी है भारत में? इतनी ही है। ठीक है, तो आपका क्या हो गया? सतलज, व्यास और झेलम का देख लें तो झेलम का कितना है? इतना ही है। तो सबसे ज्यादा किसका है? यहां से यहां तक सतलज का है, तो राइट आंसर क्या होगा? सतलज होगा। और यहीं पे अगर सिंधु होता तो सिंधु सही होता। ये देखिए यहां इतना बड़ा क्षेत्र, समझ में आ रहा है? और अगर उसी में ये पूछता कि स्वतंत्र भारत में, तो सतलज होता। क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कैसा पूछ रहा है, उसका आंसर आपको कैसा देना है। ये समझ आपको विकसित करनी ही पड़ेगी। और वो कब विकसित होगी? जब आप इस तरह से पढ़ोगे तब। रटोगे तो होगा क्या? ऑप्शन जैसे ही चेंज हुआ आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अरे इसका आंसर तो ये था, ये कहां से आ गया। ठीक, तो वो नहीं करना है। ट्रांस हिमालय से निकलने वाली निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक पूर्ववर्ती नदी है? पूर्ववर्ती यानी हिमालय की उत्पत्ति से पहले जो नदियां बह रही थी वो इसकी पूर्ववर्ती होंगी। तो कौन कौन बह रही हैं? सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। तो आपका क्या है? घाघरा, घग्गर, यमुना और सतलज। तो जो राइट आंसर है वो सतलज ही होगा। और यहीं पे अगर सिंधु होता तो सही होता, अगर यहीं पे ऑप्शन होता सिंधु और ब्रह्मपुत्र और सतलज तो भी सही होता। फिर चिल्का झील स्थित है। चिल्का झील कहां पे? अब यहाँ पे इन्होंने चिल्का झील उड़ीसा का नाम ना दे करके इन्होंने तट पूछ लिया है। तो तट वाला पोर्शन हमने आप लोगों को याद कराया था। तो यहाँ पे कौन सा तट पड़ रहा है? उत्तरी सरकार तट। तो जो राइट आंसर होगा वो उत्तरी सरकार तट होगा। ठीक है, यहीं पे अगर उड़ीसा पूछता तो भी सही होता, या भारत की सबसे बड़ी लैंगून झील पूछता तो भी सही होता। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है? कर्नाटक, कर्नाटक, कोंकण, मालाबार। मालाबार तट कौन सा था? ये वाला तट था। कुछ याद है आप लोगों को कि पढ़ा और बंद किया और निकल लिए? ऐसा मत करिएगा। ठीक है, उसको रिवीजन में रखिएगा ताकि क्वेश्चन कहीं से भी कुछ भी कैसे भी घुमा के पूछा जा सकता है। तो जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो कैसे भी पूछे, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, मेन झील हमने यहाँ पे दे रखी है। तो अगर हम केरल में देखें झील, तो वेम्बनाथ झील केरल में है, असमुडी झील है और संथम कोट्टा झील यहाँ पे है। और फिर तमिलनाडु में वीरानम झील है, चेम्बरम बक्कम भी झील यहाँ पे है। और फिर आंध्र प्रदेश में झीलों की बात करें तो पुलिकट, कोलेरू,
ये झील है। तेलंगाना में उस्मान और हुसैन सागर झील है। चिल्का झील ओडिशा में है। लोकटक झील आपकी मणिपुर में है। फिर इधर आ जाइए आप, तो पोवई झील महाराष्ट्र में, और नल झील गुजरात में है। लोनार झील महाराष्ट्र में है, और भोजताल, तवा बोहरा ये सारे मध्य प्रदेश में है। और अगर राजस्थान जाएं तो वहां पे सांभर झील, पुष्कर झील, नक्की झील, पंचभद्र झील, देव झील और राजसमंद झील भी यहाँ पे है। तो राज्य के अकॉर्डिंग झीलें तैयार कर लीजिएगा। फिर अगर हम इधर जम्मू कश्मीर में जा रहे हैं तो बुलर झील, डल झील, जानसर झील है। रेणुका झील आपके हिमाचल प्रदेश में है। सातताल, भीमताल, रूपकुंड और नैनी झील जो है ये आपकी उत्तराखंड में पड़ेगी। रूपकुंड जो है बहुत रहस्यमयी झील है, ठीक है। फिर हिमाचल प्रदेश में सूरजताल, चंद्र, नाको और आपकी रेणुका झील है। फिर इधर अगर तिब्बती साइड में जाएं तो पोगोंग है, तसो मोरारी झील है और सूरजताल है। इकट्ठे मत याद करिएगा आप, सिर्फ दो दो राज्य करके पूरा ये याद कर लीजिएगा। फिर जब एक बारी याद हो जाएगा तो एक दो झीलें जो होंगी जो करंट में होंगी वही अलग से पूछी जाएंगी, बाकी तो यही रहेंगी ना। तो आप उस चीज को सही कर लोगे। हो सकता है क्रम पूछ ले, हो सकता है अक्षांशीय विस्तार पूछ ले, हो सकता है देशांतरी विस्तार पूछ ले। तो सारे तरीके से याद कर लीजिए, क्रम भी याद कर लीजिए, तो कहां से पूछेगा, ठीक है। विजेता बनना है तो जो इस आपको स्पीड रखनी है उससे आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा जितनी डिमांड है। निम्नलिखित मानचित्र में 1, 2, 3 और 4 द्वारा प्रदर्शित नदियों का सही क्रम बताना है आप लोगों को, ठीक। एक देख लीजिए कहां जा रही है, राजस्थान से, फिर गुजरात में दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, और ये आगे से नहीं आ रही है बल्कि थोड़ी ही दूरी की है। तो पश्चिमी बनास, साबरमती, माही, नर्मदा ऑप्शन में है। लूनी, माही, नर्मदा और ताप्ती ऑप्शन में है। घग्गर, पश्चिमी बनास, माही और नर्मदा है। लूनी, साबरमती, माही और ताप्ती है। तो क्या चौथे नंबर वाली या तीसरे नंबर वाली आपकी नर्मदा है? नहीं है, क्योंकि नर्मदा कहां से निकल रही है, ये निकल रही है, यानी यहां नर्मदा होनी चाहिए थी। तो जहां जहां आपकी कौन सी नदी है, नर्मदा, वो ऑप्शन नहीं होगा। तो बचा कौन सा, डी। अब देखिए ये पहले नंबर पे अरावली के इधर ये हो गई लूनी, फिर साबरमती, फिर माही, ये देखिए माही नर्मदा के ऊपर जाएगी माही, और नीचे कौन सी आ रही है, ताप्ती। क्लियर हो रहा है कैसे ऑप्शन आप लोगों को करने हैं। तो जो राइट आंसर होगा वो आपका डी, लूनी। नंबर 1 पे लूनी, नंबर 2 पे साबरमती, नंबर 3 पे माही, नंबर 4 पे आपकी ताप्ती नदी है, क्योंकि बीच में नर्मदा नदी इसमें नहीं है। तो जिसमें जिसमें नर्मदा है काट दीजिए, आगे बढ़ जाइए। तो तीनों में तो क्लू दे रखा है। कितनी मदद करता है आयोग आप लोगों की, बस पकड़ना आना चाहिए। फिर नर्मदा तथा सोन नदियां कहां से निकलती हैं? नर्मदा और सोन, ये देखिए नर्मदा नदी अमरकंटक और सोन भी तो अमरकंटक, तो हो गया नर्मदा और सोन दोनों जो है अमरकंटक से निकलेंगी। पंचमढ़ी की पहाड़ी, ग्वाल, रामगढ़ इधर से निकलेंगे नहीं, अमरकंटक से निकलती है, क्योंकि नर्मदा और अभी अभी हमने बताया है सोन नदियां अमरकंटक से निकलती। फिर हिमालय पर्वत निर्माण के संदर्भ में गोमती नदी है एक अनुवर्ती, अनानुवर्त, प्रत्यानुवर्ती, पूर्वानुवर्ती। पूर्व की तो है नहीं, किसी का अनुसरण किया नहीं है, तो अनुवर्ती है, अनुसरण कर रही है ढाल का, सिंपल सी चीज है।
कि भैया जैसे ढाल चल रहा हम तो सीधे चले चलेंगे, और यहाँ आकर के ये गंगा में यहाँ पे मिल जा रही है। तो किसका है? अनुवर्ती अनुसरण कर रही है, तो अनुवर्ती नदी का। नीचे दिए गए भारत के मानचित्र में 1, 2, 3 और 4 द्वारा प्रदर्शित नदियां हैं। 1, 2, 3 और 4 द्वारा लूनी, चंबल, बेतवा और सोन। लूनी, चंबल, सोन और बेतवा। चंबल, लूनी, सोन और बेतवा। अब देखिए, चंबल नदी क्या इधर आ रही है या सोन नदी क्या इधर आ रही है? तो जहां पे चंबल और सोन होंगी और बेतवा होंगी तो क्या ये राइट होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तो यमुना की सहायक हैं, तो इधर तो आएंगे नहीं, ये तो गंगा में मिल रही है। क्लियर हो रहा है? तो जहां पे चंबल, बेतवा, सोन है, अब यहां पे देखिए सोन और बेतवा, चंबल, सोन, बेतवा, तो ये भी ऑप्शन गलत। चंबल, लूनी, सोन और बेतवा, तो ये भी ऑप्शन गलत। अब बचा कौन? साबरमती, चंबल, सोन और बेतवा। ये ऑप्शन ही गलत है, तो इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, यहां पे ये है नहीं, ये वाला क्वेश्चन ही गलत दिया हुआ है, इसको रहने दीजिएगा। फिर नदी जो भारत नेपाल के मध्य सीमा बनाती है, तो वो नदी कौन सी है? तो जो भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाएगी, तो आपकी काली नदी जो है वही सीमा बनाती है। तो आप ध्यान रखिएगा, काली नदी। ठीक है, उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी भी है, और यही ऐसे सीमा बनाते हुए फिर आ जाएगी। फिर करेवा हिमानीकृत वेदिकाएं पाई जाती हैं। वेदिकाएं क्या? नदियों के द्वारा जो, जैसे हम लोग क्या नहीं, भाबर और तराई का क्षेत्र मैदानों में कहा जाता है, तो हिमालय में उसको करेवा बोलते हैं। नदियों के द्वारा जो गाद, मिट्टी, ह्यूमस, जलोढ़ ये सब इकट्ठे करे जाएंगे ना, वो उसको वहां पे कश्मीर में बोला जाता है करेवा। बस इतना याद रखना है। तो ये जो करेमा हिमानीकृत वेदिकाएं पाई जाएंगी, ये यहाँ पे पाई जाती है। केसर वगैरह की खेती के लिए बहुत अच्छी होती है, अखरोट है, केसर है। ठीक है, तो इस तरह की कुछ होंगी। और जैसे मान लीजिए ये नदियां आ रही हैं, तो यहाँ पे ये इकट्ठा कर देंगी उस क्षेत्र को, तो ये मिट्टी क्या होगी? उपजाऊ हो जाएगी, उत्पादन अच्छा होगा। तो क्या कहलाया जाएगा? वो करेवा कहलाया जाता है। कहाँ कहलाया जाता है? झेलम घाटी में। क्लियर हो रहा है? भागीरथी तथा अलकनंदा नदियों का संगम निम्न में कौन सा है? तो भागीरथी और अलकनंदा कौन सा संगम होगा? देवप्रयाग। फिर इसके बाद ये नदी क्या कहलाएगी? गंगा, यानी गंगा नदी कहां पे गंगा कहलाएगी? देवप्रयाग से। क्लियर हो रहा है? मैदान में कहां प्रवेश करेगी? हरिद्वार से। तो ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप याद रखिएगा। संतोपथ हिमानी से निकलेगी अलकनंदा। विष्णुप्रयाग कहाँ पे है? आपकी अलकनंदा प्लस धौली गंगा। फिर आपका नंदप्रयाग कहाँ है? अलकनंदा प्लस नंदाग्नि। फिर अलकनंदा प्लस पिंडारी कर्णप्रयाग है। फिर मंदाकिनी और अलकनंदा रुद्रप्रयाग है। फिर भागीरथी जो गंगोत्री हिमानी से निकलेगी, वो देवप्रयाग में गंगा आगे कहलाएगी। भगीरथ जी यहां से, ठीक है, गंगा को लाते। तो जो ऑप्शन आपका सही होगा वो होगा देवप्रयाग। अब बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक्सरी बनाती है। अब एक्सरी और डेल्टा देख लीजिए, यानी समुद्र में मिलने से पहले अगर नदी कई वितरिकाओं में बट जाएगी तो वो क्या कहलाएगी? कुछ ऐसा दिखता है, तो जैसे पेड़ों की जड़ें नहीं होती फैली फैली, वैसे वो कहलाएगी आपका डेल्टा। एक्सरी क्या कहलाएगी? समुद्र में
जगह मिल जाए, ठीक, कोई द्वितीय ग्राम में ना बटे, बस इतना ध्यान रखिए। अब कौन सी नदियां बनाएंगे, यानी जो इधर की नदियां हैं वो एक्स-रे बनाएंगे और जो इधर की नदियां हैं वो आपकी बनाएंगे डेल्टा। तो कौन सी नदी होगी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा या बारमती, तो सॉरी साबरमती, ठीक है। तो कौन सी हो जाएगी, अरे बार बार बता रही हूं, नर्मदा प्लस ताप्ती प्लस माही और बाकी और जो नदियां हैं पश्चिमी घाट की। क्लियर हो रहा है? फिर हिमालय पार से निकली नदियां हैं। अब या तो पूर्ववर्ती पूछे या हिमालय पार पूछे, पार मतलब जो हिमालय के पहले की हैं, तो कौन सी हैं आपकी, सतलज सिंधु गंगा कि ब्रह्मपुत्र सतलज सिंधु, कि ब्रह्मपुत्र सिंधु गंगा या सतलज ब्रह्मपुत्र। अब आपके ऑप्शन में डी भी सही है और बी भी सही है, लेकिन यहां पे एक नदी मिस है और यहाँ पे है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, सिंधु नदी होगा, क्योंकि यहाँ पे तीनों नदियों के नाम है। क्लियर हो रहा है? इसलिए इस ऑप्शन को आप चूज नहीं करोगे, इसको करोगे। हैं दोनों सही, क्योंकि सतलज और ब्रह्मपुत्र जो है पूर्ववर्ती नदियां हैं, साथ में सिंधु भी तो है और सिंधु इस ऑप्शन में है। तो राइट क्या होगा आपका, ऑप्शन बी। फिर काली तथा तीस्ता नदियों के कौन से हिमालयी भाग पड़ता है, काली तथा तीस्ता नदियों के बीच कौन सा हिमालयी भाग पड़ता है वो आपको बताना है। तो सिंधु से सतलज तक का भाग क्या कहलाएगा, पंजाब हिमालय। फिर सतलज से काली तक का कुमायूं हिमालय। काली से तीस्ता तक का जो भाग है वो क्या कहला रहा है आपका, नेपाल हिमालय। तो काली और तीस्ता नदियों का कौन सा हिमालयी भाग पड़ेगा, तो नेपाल हिमालय पड़ेगा। और यहीं पे सारी जितनी उच्च चोटियां हैं ना वो पाई जाएंगी। तो कहां पे सारी उच्च चोटियां पाई जाती है, नेपाल हिमालय में। नेपाल हिमालय किन नदियों के बीच में है, तो ये आपका काली और तीस्ता नदियों के बीच में है। फिर इसके बाद तीस्ता से ब्रह्मपुत्र का जो क्षेत्र है वो असम हिमालय कहलाएगा और इसका जो विस्तार है वो नंगा पर्वत से नमचा बरवा तक फिर ये हिमालय मुड़ जाता है। क्लियर हो रहा है? फिर निम्न में से किस भारतीय राज्य में से चिनाब नदी गुजरती है, चिनाब नदी किस राज्य से गुजरेगी, तो देखिए दो से गुजर रही है, यहां से लेकर के यहां तक, ठीक। तो जम्मू कश्मीर, जम्मू और कश्मीर ये देखिए तो है नहीं, ये यहाँ ये वाला क्षेत्र है ना, तो यहाँ क्या ये ऑप्शन है, नहीं है। पंजाब, पंजाब से है नहीं। फिर चिनाब नदी की बात हो रही है, ठीक है। ये देखिए जम्मू कश्मीर ही सिर्फ दिया है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। गुजर तो रही है लेकिन सिर्फ जम्मू कश्मीर। फिर पंजाब, फिर उत्तर प्रदेश, फिर राजस्थान। अच्छा एक ही दिया हुआ है, तो जो आपका राइट आंसर होगा वो जम्मू कश्मीर ही होगा। चिनाब नदी गुजरती है, उत्तर प्रदेश से गुजरेगी नहीं, राजस्थान से गुजरेगी नहीं। एक ही ऑप्शन आपको चूज करना है, तो ये आपका राइट होगा। मुझे लगा दो चूज करने, किन किन से गुजरती है, तो किन किन से गुजरती तो इन दोनों को देते। अब यहाँ पे क्योंकि एक ही का है तो फिर जम्मू कश्मीर होगा। क्लियर हो रहा है? और कौन सी भारत की सीमा बनाते हुए बहेगी, तो झेलम नदी। ये देखिए कुछ दूर तक भारत की सीमा पे ही बहती है। क्लियर हो गया? कौन सी नदी ऐसी है जो भारत में उद्गमित होगी, भारत में भी अपना जल छोड़ देगी, तो व्यास जी ने कहा भैया हम भारत में ही रहेंगे, भारत से फिर बाहर जाएंगे नहीं, इसलिए अपना जल यहीं पे छोड़ के ये किसमें मिल गए, सतलज नदी में। क्लियर हो गया?
हिमालय की नदियों की प्रमुख विशेषता क्या है? इसमें गाद निक्षेप अधिक होते हैं, इसमें पानी लगातार बहता है, इनमें अधिकांशतः वर्षा का पानी होता है, वे नौगम्य है। तो नौगम्य होंगी नहीं, अधिकांश वर्षा का पानी होगा नहीं क्योंकि ग्लेशियर के द्वारा हो रहा है। ठीक है, तो इसमें गाद निक्षेप और पानी लगातार बहता रहेगा, ये दो गुण होंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन मुझे लग रहा है अधूरा है। ए और बी यहाँ पे दोनों सही होगा, लगातार पानी मिलेगा क्योंकि ये कहाँ से निकल रही है? ग्लेशियरों से निकल रही है, तो ग्लेशियर पिघलते रहेंगे और पानी मिलता रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, धन्यवाद।